हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए हम लोग क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ मोटिवेट कर दिया जाता है ताकि आप क्लास में अच्छे से समझ सकें और अपने दिमाग को यहीं पे अपनी क्लास में ही रख सकेंगे। देखिए, जब कभी काला पढ़ते-पढ़ते ऊब जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या आप कह सकते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको सुबह-सुबह एक केवल कलाम साहब के 5 पॉइंट याद रखना है। कौन से? कलाम साहब के 5 पॉइंट कौन-कौन से हैं? आई एम द बेस्ट। क्या? आई एम द बेस्ट। और दूसरा जो पॉइंट होता है आई कैन डू इट। दूसरा क्या है? आई कैन डू इट। तीसरा कहा गया है गॉड इज ऑलवेज विथ मी। और चौथा आपको कहना है कि आई एम अ विनर। क्या? आई एम अ विनर। और आखिरी जो पॉइंट होगा टुडे इज माई डे। ये आप 5 पॉइंट को कह सकते हैं कि आप ये 5 पॉइंट आप रोज़ाना सुबह अपने आप को कहा करेंगे तो अंदर से एक मोटिवेट होंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास देखते हैं। देखा जाए तो हम लोग मिडल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास की क्लास चालू है। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन किया था? आपको कई बार बता चुके हैं, आज फिर बता दिया जा रहा है। दिल्ली सल्तनत पे देखा जाए तो 5 वंशों ने शासन किया था। एक बार उन वंशों के नाम जान लेते हैं कि कौन से वंश कौन पहले शासन किए थे, उसके बाद कौन से वंश शासन किए थे। इन सब के साथ जान लेते हैं कि देखते हैं कि पहला वंश कौन था। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे जो पहला वंश था गुलाम वंश था। उसके बाद खिलजी वंश ने शासन करते हैं, उसके बाद तुगलक वंश शासन करते हैं और जो चौथा था सैयद वंश शासन करते हैं। और देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे जो सबसे आखिरी वंश की बात की जाए तो वह था लोधी वंश। कौन था? लोधी वंश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम शासक कौन था, तो क्या होगा? दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम शासक की बात की जाए तो है इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था। देखा जाए तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु कैसी होती है? अगर ये पूछा जाए तो जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के बीच, किसके किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और कह सकते हैं कि इस प्रकार इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश का अंत होता है। साथ ही साथ अब दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है। उसके बाद मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। ये था। इस प्रकार देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में जो हम लोग पहले भाग में आप कह सकते हैं कि जो पहला वंश था उसको 3 भागों में विभाजित किए थे। पहले वंश कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम लोग 3 भागों में विभाजित किया था। वे 3 वंश कौन थे? कुतुबी वंश था, जिसके बारे में आपको बता दिया गया संपूर्ण जानकारी। कुतुबी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच था और इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और दूसरे वंश की बात की जाए तो दूसरा वंश कौन था? शमसी वंश। इसके संस्थापक कौन थे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और देखा जाए तो इस वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो इस वंश का कार्यकाल 1211 से लेकर 1265 ईस्वी के बीच था। और जो कह सकते हैं गुलाम वंश का सबसे अंतिम वंश था, जिसको कहते हैं बलबनी वंश था। बलबनी वंश का कार्यकाल की बात की जाए और उसके संस्थापक की बात की जाए तो बलबनी वंश का कार्यकाल की बात था 1265 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी के बीच और इसके संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन बलबन थे। कौन थे? गियासुद्दीन बलबन थे। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि आज का पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट आपको लिखा गया है कि पहले लिखा गया बलबनी वंश कब से कब इसका कार्यकाल है? 1265 से 1290 ईस्वी के बीच। कब से कब? 1265 से 1290 ईस्वी। अब देखा जाए तो जो उसके संस्थापक थे गियासुद्दीन बलबन का कार्यकाल कब से कब तक था? गियासुद्दीन बलबन के कार्यकाल की बात की जाए तो 1265 से 1287 के बीच। कितना? 1265 से लेकर 1287 ईस्वी के बीच बलबन वंश के कार्यकाल था। आप कह सकते हैं कि जो उसके संस्थापक थे बलबनी वंश के, उनका कार्यकाल था। आपका पहला पॉइंट दिया गया है बलबन के सुल्तान पद पर आसीन होने पर शासक में परिवर्तन हुआ लेकिन शासन करने वाले में नहीं। देखा जाए तो पहला पॉइंट बताया गया है कि जब बलबन सुल्तान पद पर आसीन होता है तो उसमें शासन करने वाले में परिवर्तन होता है। जो आपका कह सकते हैं सुल्तान थे उनमें परिवर्तन होता है, ना कि जो उस समय जो शासक होते हैं उसमें वो परिवर्तन होते हैं। लेकिन शासन की जो प्रथा या जो शासन की परंपरा चल रही थी, जो शासन का रूटीन चल रहा था, वो वैसे चला। देखा जाए तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखा जाए तो जो बलबन अपनी पुत्री का विवाह किससे करते हैं? बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से जो करते हैं, नासिरुद्दीन। जब बलबन अपनी पुत्री का विवाह 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से करते हैं तो नासिरुद्दीन ने उन्हें कौन सी उपाधि देते हैं? उलूग खां की उपाधि देते थे। साथ ही उन्हें नाई के मामलिकात पद पर नियुक्त करते हैं। किस पे? साथ ही साथ नाई के मामलिकात पद पर नियुक्त करते हैं। और देखा जाए तो जब उन्हें वो पद पर नियुक्त करते हैं तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों को उस साम्राज्य में नियुक्त करने लगे। कह सकते हैं कि उन्हें संरक्षण देने लगे कि अगर कभी भी कुछ भी आवश्यकता पड़ी कि वे उनका साथ दे सके और वे साम्राज्य पर आप कह सकते हैं कि शासन कर सके। और इसी प्रकार जब उन्होंने नायब मामलुकात पद उन्हें देते हैं तो उसके बाद वे देखा जाए तो उसके बाद वे सारी संपूर्ण शक्तियाँ वे नासिरुद्दीन दे देते हैं बलबन को। किसको दे देते हैं? बलबन को। देखा जाए तो वैसे भी अगर जो नासिरुद्दीन थे उनको सम्राट या कह सकते हैं कि सुल्तान बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? बलबन का था। इसी वजह से देखा जाए तो संपूर्ण शक्तियाँ वे बलबन को दे देते हैं
वे केवल एक सुल्तान के रूप में, वे नाम मात्र के सुल्तान के रूप में पद पे आसीन होते हैं। इसी वजह से कहा गया जो नासिरुद्दीन का कार्यकाल था पूरा लगभग 20 साल का, तो उस पर शासन किसका था? बलबन का था। केवल वो नाम मात्र के सुल्तान थे। इसी वजह से कहा जाता है कि जो शासक थे, आप कह सकते हैं नासिरुद्दीन जो शासक थे, उनमें परिवर्तित नासिरुद्दीन के स्थान पर जो बलबन शासक बनते हैं, उसके बाद जो शासन की प्रणाली है वैसे के वैसे चलने लगी थी। इसी वजह से इसका मतलब ये है शासक में परिवर्तन होता है। नासिरुद्दीन जो सुल्तान थे उनके स्थान पर यहाँ पे कौन आ जाते हैं? बलबन आ जाते हैं। जो शासन की प्रणाली थी वो हूबहू वैसे ही चल रही थी जैसे आप कह सकते हैं नासिरुद्दीन के शासनकाल में चल रही थी, वैसे बलबन के शासनकाल में चल रही है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। अगला पॉइंट आपको बताया गया है कि अगला पॉइंट दिया गया है सुल्तान नियामत खुदाई है। अगला पॉइंट आपको क्या बताया? जो सुल्तान था उसमें सुल्तान पद, उन्होंने सुल्तान पद कैसे बनाया? नियामत खुदाई पद नियुक्त है। सुल्तान को नियमत खुदाई कहा गया है। नियमत खुदाई क्यों कहा गया है, उसका क्या कारण था, इसके बारे में देख लेते हैं। अर्थात आपको बताया गया अर्थात सुल्तान खुदा का प्रतिनिधि है। कहा गया है सुल्तान को खुदा का प्रतिनिधि। आप कह सकते हैं कि जो सुल्तान पद था उसमें उसे भगवान का दर्जा दिया गया है। या कह सकते हैं जब बलबन राज सिंहासन का आसीन होता है या गद्दी को करता है तो वह अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि कहता है। किससे कहता है? जैसे प्रतिनिधि कहा जाता है कि भगवान और जो बलबन थे इन दोनों के बीच डायरेक्ट लिंक था, इसी वजह से वो अपने को प्रतिनिधि करता है। अगला बताया गया उसके आगे उसका स्थान पैगंबर के पश्चात था। देखा जाए तो जो इस्लाम धर्म में पैगंबर होते हैं, पैगंबर के बाद सीधा बलबन जो था उसका स्थान था। इन देखा जाए तो जो साम्राज्य में जो पैगंबर होते थे उनके बाद सीधा बलबन का स्थान होता था साम्राज्य, और सुल्तान के कार्यों की प्रेरणा देता था। जो उसके पैगंबर थे, पैगंबर द्वारा उनको प्रेरणा मिलती थी कि वो अपने साम्राज्य में कुछ जो भी कार्य होता था वो किस ढंग से करना है ये बताते थे, ये अपने आप को कहता था। सुल्तान कार्य की प्रेरणा देता था। शक्ति खुदा से प्राप्त होता और जो शक्तियाँ मिलती थी वह उन्हें खुदा से प्राप्त होती थी, या कहते हैं सीधा भगवान से उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती थी। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। क्या है? सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। निरंकुश का मतलब होता है कि ऐसा सुल्तान पे कोई भी लगाम लगाने वाला ना हो, सुल्तान पर कोई लगाम लगाने वाला ना हो। वो जो भी कार्य करे अपने स्वेच्छा से करे या उसमें कोई रोक टोक ना लगा सके। अगला उसके बाद बताया गया है बलबन ने स्वराज सिद्धांत, बलबन ने राजत्व सिद्धांत का स्वरूप ईरान के शासनी वंशों से प्राप्त किया। देखा जाए तो जो बलबन था, बलबन अपने आपके जो भी शासन प्रणाली थे वो किससे मोटिवेट होता था? आप कह सकते हैं जो बलबन था ईरानी साम्राज्य था, उनसे उनमें जो शासनी वंश था उनसे प्रेरणा लेता था कि वे जैसे उनके यहाँ शासन प्रणाली चल रही थी वैसे ही वह भी शासन प्रणाली अपने राज्य में कह सकते हैं कि दिल्ली में लागू कर रहा था। कहा था ईरान के जो शासक थे शासनी वंश, उससे उनका संबंध था, ग्रहण कर रहा था। अगला कहा गया बलबन ने वंशानुगत अधिकार के महत्व को समझते हुए, देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो इल्तुतमिश जो थे उन्होंने तो सुल्तान पद को वंशानुगत किया था। इसके बाद देखा जाए तो बलबन ने वंशानुगत अधिकार के महत्व को समझते हुए स्वयं को फिरदौसी का जो फिरदौसी थे उनकी रचना जो थी, फिरदौसी की रचना एक बार इसको याद रखेंगे कि फिरदौसी की रचना क्या थी। फिरदौसी की रचना होती है शाहनामा। क्या था? शाहनामा। इसको याद रखेंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है कि फिरदौसी की रचना क्या है, तो उसका सही उत्तर होता है शाहनामा होगा। कि नायक जो फिरदौसी की जो रचना थी, जो शाहनामा थी, उसमें एक नायक था, उसका नाम था अफरासियाब। क्या था? अफरासियाब के वंशज को घोषित करता। जो बलबन था अपने आप को अफरासियाब का वंशज घोषित करता था। किसे? अफरासियाब को। वैसे भी देखा जाए तो जो बलबन के शुरुआती दौर की कहानी है या बलबन के जो जीवनी है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। इस वजह से फिर अपने आप को जो बलबन था अपने आप को जो फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा अपने आप को किसको बताया था? अफरासियाब का वंशज बताता है। किसको? अफरासियाब का वंशज बताते हैं। कौन? बलबन बताता है। किसमें वर्णित है? जो फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा में, उसमें वर्णित है। अगला दिया गया पॉइंट, सुल्तान पद को प्रतिष्ठा के अनुरूप स्वयं को व्यवहार को अत्यंत गंभीर रूप से एकाकी बनाया। देखा जाए तो उस समय का देखा जाए तो जो शमसी वंश था, जब इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जितने भी शासक थे वे एक भी अपने राज्य गद्दी पे या कह सकते हैं कि सिंहासन पे सही ढंग से शासन संचालन नहीं कर सकें। देखा जाए तो उसमें जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, जो तुर्कान चहलगानी सदस्य थे वे सुल्तान को एक कठपुतली के रूप में शासन के लिए नियुक्त करते थे। जब वे उनके अनुरूप नहीं चलते थे वे उन्हें हटा दिया जाता था। इन सबको देख रहा था बलबन। इन सभी समस्याओं को वो दूर करने के लिए प्रतिष्ठा के अनुरूप स्वयं के व्यवहार को अत्यंत गंभीर बनाया कि अगर वे सिंहासन पे, देखा जाए तो जब आपको जो पहला पॉइंट बताया गया है सुल्तान प्रतिनिधि कैसे करते हैं, जब 1249 में नासिरुद्दीन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है बलबन, तो संपूर्ण शक्ति किसको मिल जाती है? बलबन को। तो बलबन जो अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं
जो प्रतिनिधि इसीलिए नियुक्त करते हैं कि अगर शासन में या शासन संचालन करने में कि कोई भी दिक्कत आई तो उन्हें अपने हिसाब से मैनेज कर सके या अपने हिसाब से उन्हें ढाल सकेगा या उन्हें नियुक्त कर सकेगा। इसी वजह से वह स्वयं के व्यवहार को अत्यंत गंभीर बनाया। एक जो शासक के गुण होते हैं उसके अंदर वो कूट कूट भरे थे। इसी वजह से जैसे साम्राज्य में एक अच्छा शासन चलाना है तो वो सभी गुण उसके अंदर निहित थे। वह एकाकी बनाया, अपने आप को एकाकी बनाया। अगले क्वेश्चन है, वह ना तो दरबार में हंसता था और ना ही मुस्कुराता था। देखा जाए तो जो बलबन था अपने साम्राज्य में इतना सख्त नियम बना दिया कि ना ही वो अपने साम्राज्य में हंसता था और ना ही दूसरे को हंसने देता था। तो जब राज्य का कार्य के संचालन के लिए रणनीति बनती थी तो ना ही उस रणनीति के समय ना ही अपने दरबार में हंसता था ना ही मुस्कुराता था। आप कह सकते हैं कि जैसे दक्षिण कोरिया के जो समय वहाँ के जो शासन संचालक हैं किम जोंग की तरह सेम टू सेम वो अपने आप को भी अपने साम्राज्य को बना रहा था। कह सकते हैं कि जैसे उस समय जो इसके पहले जो नासिरुद्दीन थे उनके कार्यकाल में सभी लोग अपनी मर्जी से कार्य कर रहे थे, जो मर्जी आता था वो करते थे। लेकिन बलबन ने जब बलबन शासक बनता है तो वो इन सभी को रोकते हुए कि एक कठोर शासक के रूप में वो अपने साम्राज्य का संचालन करता है कि जैसे जो सुल्तान का पद है उसके अनुरूप कार्य किया जाए। इसी वजह से वह अपने दरबार में ना ही हंसता था और ना ही दूसरे को हंसने देता था। और दरबारियों को हंसने की मुस्कुराने की इजाज़त भी नहीं थी। किसी को भी राज दरबार में हंसने और मुस्कुराने की इजाज़त नहीं थी। आज़ादी थी, वैसे नहीं थी कि मतलब जैसे जब प्रशासनिक कार्य के लिए किसी चीज़ पे बहस हो रही थी उस समय वे ना ही हंस सकते थे और ना ही मुस्कुरा सकते थे। इस वजह से बाकी वे साम्राज्य में अपना खुशी खुशी रह सकते थे। अगला पॉइंट बताया गया, मदिरा सेवन बंद किए गए। देखा जाए तो जो बलबन था, बलबन के कार्यकाल में मदिरा सेवन बंद कर दिया। देखा जाए तो अगर जब मंत्री या किसी शादी या बड़े घर में या उच्च घर से शादी होती थी वे मदिरा पान का सेवन करते थे, जिससे देखा जाए तो वे अपनी रणनीतियाँ मदिरा पीने के बाद वे अपने आप को खो देते थे। तो वो अपनी रणनीतियाँ किसी दूसरे के शेयर कर देते ताकि अगर दूसरा साम्राज्य था वो उन पर आक्रमण कर सके। इसी के कारण बलबन ने अपने साम्राज्य में मदिरा का सेवन बंद कर दिया था। किस चीज़ का? मदिरा सेवन बंद कर दिया था। अगला पॉइंट आपको बताया गया है, दरबारियों को विशेष वस्त्र पहनकर दरबार में आने की आदेश थे। देखा जाए तो वो इतना सख्त नियम बना दिया कि दरबार में भी विशेष वस्त्र पहन के आया जाएगा। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होता है उसी तरह इन्होंने बलबन ने अपने शासनकाल में दरबारियों को विशेष वस्त्र पहन के आने की अनुमति दी है। उसके बाद अगला पॉइंट बताया गया, ईरानी बादशाह आदर्श मानते हुए। देखा जाए तो जो बलबन था अपना आदर्श किसको मानता था? ईरानी बादशाह को। ईरानी बादशाह जो थे उनके आदर्श होते थे। जैसे हर किसी व्यक्ति के कोई ना कोई आदर्श होते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी का आदर्श कलाम साहब हो गए, किसी के आदर्श नेल्सन मंडेला जी के, किसी का आदर्श बुद्ध हो गए, ऐसे सभी के आदर्श होते हैं। तो वो अपना आदर्श किसको मानता था? जो ईरानी बादशाह होते थे उनको अपना आदर्श मानते थे और उनकी जो परंपरा थी वही अपनी परंपरा को दरबार में भी लागू करता था। जैसे हम जो आइडियल जिसको मानेंगे उसी के कार्यों को भी हम अपने अंदर अनुरूप करते रहेंगे कि उसी की तरह वह कार्य करें। उसी तरह बलबन भी है, अपने आप को ईरानी बादशाहों का आदर्श मानता था और दरबार में उन्हीं की तरह कार्यों को लागू करता था। आपको अगला पॉइंट बताया गया, प्रत्येक दरबार में गैर इस्लामी त्यौहार। देखा जाए तो देखा जाए तो वैसे बलबन जो था इस्लाम धर्म का नहीं था, लेकिन वह अपने आप को ईरानी बादशाहों को आदर्श मानते हुए उसके अनुरूप देखा जाए तो वह गैर इस्लामी त्यौहार मनाता था। कौन? नवरोज का। क्या था? नवरोज त्यौहार को वह अपने साम्राज्य में धूमधाम से मनाता था। कौन सा त्यौहार? नवरोज को शानो शौकत से मनाता था। किस वजह से? ये देखा जाए तो ईरानी जो बादशाह थे उनको अपना आदर्श मानता था और ईरान में नवरोज त्यौहार का आयोजन किया जाता था। इसी वजह से वो भी अपने साम्राज्य में नवरोज त्यौहार का आयोजन करता था और इसको बहुत शानो शौकत से मनाता था। और देखा जाए तो एक दो पॉइंट और याद कर लेते हैं। सिजदा, ये काफ़ी है। सिजदा किसे कहते हैं कि जैसे देखा जाए तो जो बलबन था, बलबन ये दो नई प्रथा चालू करता है, सिजदा और पबोस। ये देखा जाए तो ईरानी बादशाहों द्वारा वहाँ पे ये होता था। सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। जैसे कोई राजा है उसके सामने आप जाएंगे तो भूमि पर लेटकर उसके साथ स्वागत करेंगे या अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे भूमि पर लेटकर। ये याद रखिएगा, भूमि पर लेटकर सिजदा की जाती है। और पैबोस जो होता है सुल्तान के सिंहासन के पास या निकट आकर उसके चरणों को चूमना होता है। सुल्तान के पास आएंगे तो उनके चरण को चूमेंगे। इसको कहते हैं पैबोस कहा जाता है। क्या? पैबोस। सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर, जबकि पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के निकट आकर उसके चरणों को चूमना होता है। चलिए एक बार फिर से अपनी क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में क्या क्या हमने पढ़ा। देखा जाए तो बलबन ने सुल्तान पद पर आसीन होने पर शासक में परिवर्तन हुआ, लेकिन शासन करने में नहीं। ये कैसे? आपको बता दिया कि जब देखा जाए तो नासिरुद्दीन शासनकाल में आप कह सकते हैं कि राजगद्दी पे आसीन होते हैं। किसकी वजह से आसीन होते हैं? बलबन की वजह से वो राजगद्दी पे आसीन होते हैं। उसके बाद देखा जाए जो 1246 से 1265 के बीच लगभग 20 साल वे बलबन के सहयोग से आप कह सकते हैं कि बलबन के
प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, वो शासन या साम्राज्य चलाते हैं। इसी वजह से कहा गया जो बलबन कहता था उसी तरह वह नासिरुद्दीन कार्य करता था। इस वजह से शासक में परिवर्तन होता है। जो नासिरुद्दीन थे उनके स्थान पर इस समय बलबन आ जाते हैं और शासन प्रणाली जो थी वैसे ही चल रही थी। इस वजह से कहा गया कि शासक में परिवर्तन होता है, शासन करने वालों में नहीं। अगला बताया गया सुल्तान नियामत खुदाई है। आप सुल्तान उस समय बताया गया, अपने आप को सुल्तान या बलबन कह सकते हैं, अपने आप को क्या कहा, नियत खुदाई दिए गए। सुल्तान खुदा का प्रतिनिधि देखा जाए तो सुल्तान भगवान का एक प्रतिरूप है, कह सकते हैं कि अपने आप को भगवान मानता था। उसका स्थान कहाँ था, पैगंबर के बाद था। देखा जाए तो इस्लाम परंपरा में जो पैगंबर हैं उनके बाद किसका स्थान आता था, बलबन का आता था। वो अपने आप को ये मानता था। उस सुल्तान का एक प्रेरणा किससे मिलती थी, प्रेरणा व शक्ति किससे मिलती थी, उसे खुदा से मिलती थी या भगवान से मिलती थी। कि किसी कार्य को करने की प्रेरणा व इस कार्य में जो शक्ति है उसकी प्रेरणा किससे मिलती थी, सीधा भगवान से उससे मिलती थी। ये बलबन अपने आप को उसको कहता था। उसके बाद सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। कि कोई भी शासक है उसे निरंकुश होना चाहिए। कह सकते हैं निरंकुश मतलब कोई उसे रोक टोक वाला ना हो। जैसे कोई भी कार्य करे जो प्रजा के हित में है या किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो कोई भी उसे रोक टोक ना करे। लेकिन देखिए जो इस्लाम में थे, जो काजी थे, वे रोक टोक करते थे। इसी वजह से वो अपने आप को निरंकुश होने का आवश्यक है कहा था। बलबन ने राजस्व सिद्धांत एक स्वरूप ईरान के शासनीय देखा जाए तो जो बलबन था अपने राजस्व की जो सिद्धांत थे, आप कह सकते हैं आय या व्यय का जो सिद्धांत था वो कहाँ से लेता है, ईरानी के शासनीय वंश से, शासकों से ग्रहण किया था। जैसे ईरान में जो शासनीय वंश थे उनको जो राजस्व प्राप्त करने और कहाँ व्यय करना है, इनकी जो परंपरा प्रणाली थी वहाँ से वह अपने प्रणाली में अपनाया गया। जैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान जो होता है कि देखा जाए तो उसके कुछ न कुछ भाग किसी न किसी दूसरे राष्ट्र से लिए गए हैं। इसी तरह देखा जाए तो बलबन जो था वो अपने राजस्व सिद्धांत ईरान के शासनीय वंश से ग्रहण करता था। अगला पॉइंट आपको बताया गया है, बलबन वंशानुगत अधिकारों के महत्व को समझते हुए स्वयं को फिरदौसी की रचना शाहनामा में अपने आप को अफरासिया का वंशज घोषित किया। देखा जाए तो जो वंशानुगत परंपरा है, जैसे जो वंश चला रहे कह सकते हैं कि आपके जो परदादा होंगे उसके बाद आपके दादा पिताजी, फिर ये जो आपके वंशानुवली प्रणाली चल रही है, उसी प्रकार जो है इसमें फिरदौसी की रचना क्या आपको बताया गया, शाहनामा। फिरदौसी की रचना क्या है, शाहनामा में बलबन अपने आप को अफरासियब का वंशज बताया। फिरदौसी है ना, उन्होंने बलबन को अफरासियब का वंशज बताया, ये भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट बताया है सुल्तान पद प्रतिष्ठा के अनुरूप स्वयं को व्यवहार में अत्यंत गंभीर एकाकी किया। उस समय देखा जाए तो जो सुल्तान पद था, कोई भी यह कह सकते हैं कि जो तुर्क सरदार थे वे किसी भी सुल्तान को हटा के फिर दूसरे सुल्तान को गद्दी पर आसीन कर देते थे। लेकिन बलबन ने इस प्रतिष्ठा को तोड़ते हुए एक शासक के रूप में नियुक्त होता है। उसके बाद देखा जाए तो अगला पॉइंट बताया गया दरबार में हंसता ना था। देखा जाए तो बलबन जो था इतना सख्त था कि वह ना ही दरबार में हंसता था और ना ही मुस्कुराता था, और साथ ही साथ वही ना ही अपने किसी भी दरबारी को हंसने और मुस्कुराने की इजाज़त देता था। हंसने और मुस्कुराने की इजाज़त ये थी कि जब अगर शासन की प्रशासन प्रणाली कार्य में चल रही है तो उस समय दरबार में कोई नहीं हंस सकता था। बाकी वैसे साम्राज्य में खुशहाली का माहौल था। उसने उसके बाद देखा जाए मदिरा सेवन को बंद करा दी। मदिरा सेवन को इसलिए बंद कराता है ताकि मदिरा पीने के बाद जो सब निश्चेतिक हो जाते हैं कि वे अपनी शासन प्रणाली और सभी खुफिया जानकारी दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, तो ताकि जो दूसरा राजा हो उस पर आसानी से आक्रमण कर देता था और विजित कर देता था। इसी वजह से इन समस्याओं को डर की वजह से बलबन ने अपने साम्राज्य में मदिरा का सेवन बंद करा देते हैं। उसके बाद देखा जाए तो उन्होंने दरबारियों को विशेष वस्त्र पहन के दरबार में आने की इजाज़त दी थी। कि कहा उन्होंने जैसे स्कूलों में आपका ड्रेस लगता है उसी प्रकार दरबार में गए, वहाँ आने पे विशेष वस्त्र पहन कर ही दरबार में आया जाता था। उसके बाद ईरानी बादशाह को अपना आदर्श मानता था। किसे, ईरानी बादशाह जो थे उन्हें अपना आदर्श मानता था और उनकी परंपराओं को दरबार में लागू करता था। उसके बाद आखिरी पॉइंट दिए गए प्रत्येक वर्ष गैर इस्लामी त्यौहार। देखा जाए तो जो गैर इस्लामी त्यौहार क्या था, नौरोज़ था। नौरोज़ त्यौहार को बड़ी शान शौकत से मनाता था। कौन मनाता था, बलबन मनाता था। कौन सा त्यौहार, नौरोज़ त्यौहार होता था। और उस 2 पॉइंट देखते हैं। सिजदा का मतलब क्या होता है, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। जैसे आप भूमि पर लेट कर, जैसे आप कह सकते हैं दंडोत लेट के उस पर अभिवादन करता था। सिजदा उसे कहा जाता था, पैबोस होगा था। सुल्तान के सिंहासन के निकट आप आकर उसके चरण को चूमेंगे तो वो क्या होता था, पैबोस होता था। सिंहासन के निकट आते हैं उसके बाद सरदार या सुल्तान के पद को चरणों को चूमते हैं तो वह पैबोस होता था। आज की क्लास के लिए बस इतना ही थी। आप हमारे चैनल पर नए होते चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।